हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 का क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स के बारे में जाना था कि आखिर पढ़ना क्यों जरूरी है और क्यों पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद से फिर हम लोगों ने देखा था डोमेन के कुछ क्वेश्चंस, फिर मैंने होमवर्क दिए थे। क्लास 2 में होमवर्क्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे जो कि बच्चों से नहीं हो सकते, या हुआ भी होगा तो उन्हें पता नहीं होगा कि सही है या गलत। तो मैंने होमवर्क के जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस थे वो तो मैंने सारे करा दिए थे और डिस्कस भी कर दिया था बाकी के क्वेश्चंस कैसे होंगे, उनके लिए हिंट भी दिया था। डोमेन के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था बस लेवल कर्व लाइट वे में, थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे दिया था कि लेवल कर्व है क्या, कैरेट वाला एग्जाम्पल दे करके, ये सब दे करके। ठीक है, तो आज फिर से एक बार थोड़ा सा रिकैप दे करके लेवल कर्व का और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो ध्यान दो, मैंने लास्ट क्लास में कहा था कैरेट, जैसे कैरेट होता है, आपने इसको कट किया तो हर लेवल पे मतलब हर हाइट पे जो आपने पतले पतले स्लाइस निकाले हैं, व्हाट आर ऑल दीज स्लाइस, सारे स्लाइस सेम नहीं है, सारे स्लाइस सेम नहीं है, सबका रेडियस क्या होगा, अलग अलग होगा, सबके साइजेस भी अलग होंगे, थोड़ा सा शेप सर्कमफेरेंस में भी थोड़ा सा मतलब शेप जो होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। तो हर लेवल पे अलग अलग ग्राफ मिल रहा है, हर लेवल पे अलग अलग कर्व मिल रहा है, इसलिए इसका नाम है लेवल कर्व। लेवल कर्व मतलब कर्व एट डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल्स बोले तो एट डिफरेंट हाइट्स, जो भी हम लोग कट करते हैं वो ये कर्व मिल रहा है। ठीक है, अब मान लो कि ये ऐसा एक फ्लावर वेस है, सपोज करो कोई गमला है या कुछ है, इसका लेवल कर्व अगर समझना है तो ध्यान से देखना, नीचे में एक सर्कुलर बेस होगा, तो ये z इज इक्वल टू 0 पे मिलेगा, तो z इज इक्वल टू 0 पे एक सर्कुलर बेस मिलेगा, z इज इक्वल टू 0। फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, z इज इक्वल टू 1, तो यहाँ देखो z इज इक्वल टू 0 पे ये। अब मान लो कि यहाँ से यहाँ तक z इज इक्वल टू 5 है, हाइट है, तो 5 तक ना रेडियस डिक्रीज होता चला जा रहा है, समझ में आ रही है बात। तो अब z इज इक्वल टू 0 पे ये है, z इज इक्वल टू 1 पे ये होगा, z इज इक्वल टू 2 पे ये होगा, मतलब थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। मान लो z इज इक्वल टू 5 पे ये अंदर वाला, सबसे अंदर वाला थोड़ा सा बड़ा ही करना पड़ेगा, z इज इक्वल टू 0 पे ये मिला, और मान लो z इज इक्वल टू 5 पे ये मिला, ये मिला z इज इक्वल टू 5 पे, ये मिला z इज इक्वल टू 0 पे। अब बीच में और भी बहुत सारे होंगे, 2-3 और बना दो जो छोटे छोटे होंगे, तो इससे ये पता लग जाएगा कि नीचे में सबसे बड़ा बेस है, उसके ऊपर छोटा 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 छोटा। अब z इज इक्वल टू 5 के बाद z इज इक्वल टू 6 पे अचानक से बड़ा आ गया, 7 पे भी बड़ा आ गया, 8 पे भी बड़ा आ गया, फिर 9 पे छोटा होने लगा, फिर और छोटा होने लग गया और छोटा होने लग गया। तो ये z पे ना बनता रहता है, तो ये हर z पे आप अलग अलग सर्कल बना करके, अब जैसे z इज इक्वल टू 6 पे बहुत बड़ा हो गया, तो z इज इक्वल टू 6 पे, फिर z इज इक्वल टू 10 पे जाकर के फिर से छोटा हो गया, फिर बड़ा होना शुरू हो गया। तो आप बनाते रहो सर्कल और उस पर z का वैल्यू लिखते रहो, वो अपने आप उसको 3D में शेप में हम लोग इमेजिन कर लेंगे। तो हर चीज़ का इमेजिनेशन हमें पढ़ना है, क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ तो 3D का बनाना नहीं है, हमें हमारे कोर्स में नहीं है। एक दो बहुत ईजी सा है, कोन वाला है आपके बुक में, बस वही करना है, बाकी 3D का कोई भी कर्व आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सबका लेवल कर्व ही बनाने को आपको पूछा जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधा लिखा होता है ड्रॉ द लेवल कर्व्स, कभी कभी तो k की वैल्यूज दी होती है 0 1 2 3, तो बस आपको यही 4 के लिए लेवल कर्व निकालना है और किसी हाइट पे नहीं निकालना है। कभी कभी नहीं दिया होता है तो हम अपनी मर्जी से -3 -2 -1 0 1 2 3, या आप अगर इसको हटाना चाहते हो तो इसको भी हटा सकते हो, सिर्फ 5 वैल्यू के लिए निकाल दो, इतना ही कर्व बनाना होता है। समझ में आई बात। तो लेवल कर्व का मतलब है कर्व एट डिफरेंट लेवल्स। अभी कुछ कुछ क्लियर हुआ, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है बजट प्लेन, नाम ही है इसका बजट प्लेन। फर्स्ट सेम में था बजट लाइन, बजट लाइन थी वहां पे फर्स्ट सेम का, अगर आपको याद होगा चैप्टर 5 या 6 में अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो होगा कि $M था हमारे पास, 2 गुड्स थे, सेम 1 का थोड़ा सा रिवाइज करा देते, 2 गुड्स थे, एक का क्वांटिटी था x, एक का क्वांटिटी था y, एक का प्राइस था p, एक का प्राइस था q। तो फिर px प्लस QY इज इक्वल टू था $M।
इसकी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों ने किया था x बाई एम बाई पी, ये फर्स्ट सेम का रिवीजन करा रहे हैं, प्लस y बाई एम से डिवाइड कर दिया m बाई क्यू इज इक्वल टू 1। आप बता सकते हो ये कौन सा फॉर्म है लाइन का, किस फॉर्म का लाइन बोलते हैं इसको? आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा और मैंने चैप्टर 2 में भी पढ़ा हुआ है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। विच फॉर्म ऑफ लाइन इज दिस वन? हेलो, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। एक तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी होता है, इसमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसमें x के नीचे वाले को x इंटरसेप्ट और y के नीचे वाले को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट। तो फर्स्ट सेम में जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें ऐसे था, x इंटरसेप्ट है m बाई पी और y इंटरसेप्ट है m बाई क्यू, एंड दिस वाज आवर बजट लाइन। और नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए ना हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं ना नीचे ले जा सकते हैं। देखो अभी एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, बजट प्लेन, जो फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा। बजट प्लेन में है कि हमारे पास $m है, x क्वांटिटी है, y क्वांटिटी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, दोनों का प्राइस p और q है। तो px प्लस qy इज इक्वल टू m। ये था हमारा बजट और इसमें हमें कुछ बचाना नहीं है, सारा का सारा हमें स्पेंड कर देना, जो भी हमारी इनकम है m। तो ये एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन बनी थी और इस स्ट्रेट लाइन को हम लोगों ने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस किया था। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों बचे? क्योंकि वो बहुत आसान होता है लोकेट करना। तो यहाँ पर जैसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, ये आपने चैप्टर 2 में डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ा होगा कि x का कोफिशिएंट अगर न्यूमरेटर में 1 है तो जो भी डिनोमिनेटर में दैट इज योर x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो भी डिनोमिनेटर में दैट इज योर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट बोले तो y पे उतना लेंथ होता है और x पे इतना लेंथ होता है। अब ग्राफ मैंने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, कोई बता सकते हो क्यों? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइन को क्यों नहीं एक्सटेंड किया? फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन को क्यों नहीं एक्सटेंड किया? कोई जवाब नहीं आ रहा है? देखो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाते तो फिर नेगेटिव होने लगता, इधर x है और इधर y है। क्या x कभी नेगेटिव हो सकता है क्वांटिटी? लॉजिकली नहीं हो सकता ना नेगेटिव। अगर इधर बढ़ते लाइन में तो फिर इधर में y नेगेटिव होने लगता। y तो नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज x एंड y आर व्हाट, क्वांटिटी लेवल है। इसलिए ज़्यादातर इकोनॉमिक्स में आपके माइक्रो मैक्रो के टीचर जब ग्राफ बनाएंगे ना तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं, क्योंकि नेगेटिव्स आर नॉट अलाउड। कहीं कहीं कोई प्रॉफिट फंक्शन नेगेटिव होता है, एंजल एक्सपेंडिचर कर्व, कुछ कुछ थोड़े बहुत होंगे जहाँ पे हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में भी जाएंगे, सेकेंड में भी थोड़ा बहुत जाएंगे, लेकिन ग्राफ का मेन पोर्शन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, ज़्यादातर 90% केसेस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बनता है। क्लियर बच्चे? तो ये हमारा सेम 1 का हुआ। वहाँ पे हम लोगों ने बजट लाइन बनाया था, इसको क्या बोलते थे? बजट लाइन। बजट लाइन का मतलब होता है कि इफ़ वी टेक एनी बंडल, जो बोलते हो आप लोग एक्स और वाई का पेयर, कोई भी अगर इस लाइन पे ले तो वो हमारे बजट में है एंड दैट वी कैन परचेज। जो भी एक्स वाई होगा उसके बाहर का हम लोग परचेज नहीं कर सकते, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं परचेज कर सकते क्योंकि वो हमारे आउट ऑफ, ये हमारा आउट ऑफ बजट हो गया, ये हमारा बजट से लो हो गया, पूरा एम खर्च नहीं कर पाएंगे जो लाइन के नीचे है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? फर्स्ट सेम का मैंने रिवाइज कराया है बजट लाइन। अब बजट प्लेन पे चलते हैं सेकंड सेम में। हाँ जी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत? अरे भाई रिप्लाई करना होता है लाइव क्लास में, लाइव क्लास में येस नो बोलना होता है, उससे पता लगता रहता है ना कि सारा कम्युनिकेशन 2 वे चल रहा है, कहीं कोई नेटवर्क इशू नहीं है। अगर ज़्यादा देर तक आवाज़ नहीं आती तो फिर हम लोग नेटवर्क वगैरह चेक करते हैं, इसलिए आप लोग को रिप्लाई करना होता है, ठीक है? तो ये देखो, और सभी बच्चे कोशिश करें कि जब भी आपको टाइम दिया जाता है ना तो फर्स्ट विद इन 10 मिनट्स आप लोग ज्वाइन कर लें, उससे क्या होता है कि क्लास स्मूथ चलता है। तो अभी देखते हैं x बाई एम बाई पी, वाई बाई एम बाई क्यू, ये हमारा बजट लाइन था फर्स्ट सेम का। अब सेकंड सेम में यही थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। मॉडिफाई होकर के क्या हो गया कि हमारे पास $m है। क्वेश्चन जरा समझो, अब आपको बजट इक्वेशन बनानी है। m है, हमारे पास 3 टाइप ऑफ गुड्स है, A, B, C। हमारे पॉकेट में कितना है? $m है। इसका क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं x, इसका क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं y, इसको क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं z। ध्यान से सुनना। और इसका प्राइस है p, इसका प्राइस है q, इसका प्राइस है r। सेकेंड रो में मैंने प्राइस लिखा है, फर्स्ट रो में मैंने क्वांटिटी लिखा है। अब यहाँ पे आपको अलाउड है कि आप कुछ अगर बचाना चाहो तो बचा सकते हो, सेविंग मोड पे भी जा सकते हो।
तो कोई बच्चे ट्राई करना चाहोगे कि किस टाइप का इक्वेशन बनेगा? कोई बात नहीं, गलत होगा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनना चाहिए इक्वेशन? कोई तो ट्राई करो। यस सुमिधा, कृतिका, कोई तो ट्राई करो। आप लोग तो क्लास में रेगुलर रहते हो। नहीं आइडिया? यहाँ ध्यान दो। अगर एक का प्राइस पी है और क्वांटिटी एक्स है तो टोटल हम इस पे कितना स्पेंड करेंगे? पी एक्स इक्वल आप बोल रहे हो, मैंने कहा सेविंग मोड पे। ठीक है चलो ट्राई तो क्या अच्छी बात है। क्यू वाई बी पे कितना स्पेंड करेंगे हम लोग? क्यू इंटू वाई। सी पे कितना स्पेंड करेंगे हम लोग? आर इंटू जेड। जो बच्चे लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो जान ले कि अभी चैप्टर 15 चल रहा है, 15 की ये 3rd क्लास है, तो थोड़ा सा अब आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं आप लोगों से। यहाँ देखो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड। अब अगर इज इक्वल टू आप कर दोगे तो इसका मतलब है आप एग्जैक्टली $m खर्च करने वाले हो। एग्जैक्टली $m आप खर्च कर दोगे पूरा। लेकिन अब आप सेविंग मोड पे जा रहे हो तो अब आपका इज इक्वल टू से हट करके क्या हो जाएगा बताओ? लेस देन इक्वल टू। लेस देन मतलब उससे कम भी खर्च कर सकते हो और m भी खर्च कर सकते हैं। अगर कम खर्च करेंगे तो कुछ पॉकेट हमारा बच जाएगा, कुछ पॉकेट मनी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ हम लोग 3D में भी बनाएंगे और 3D में देखेंगे कि थोड़ा मुश्किल है समझना, तो फिर लेवल कर्व के थ्रू भी इसको समझेंगे। तो लेवल कर्व अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो 2D में ये एक स्ट्रेट लाइन था। अब स्ट्रेट लाइन आप अपने ग्राउंड पे एक इमेजिन करो। आप सपोज करो इस रूम में बैठे हुए हो, ये आपका रूम है, आप यहाँ पर बैठे हुए हो, या रुक जाओ, ये आपके रूम का फ्लोर है। जरा ध्यान से सुनना। अगर 12, 13, 14 पढ़ रखे हो तो 12 में आपको 3D बताया गया होगा। आप अपने चेयर पे बैठे हो, ठीक है, आपके सामने ये ओरिजिन है। बड़े ध्यान से सुना जो समझा रहे हैं। अपने सामने वाले लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, वो ओरिजिन हो गया। आपके लेफ्ट साइड में ये जो है ये हमारा एक्स एक्सिस जा रहा है, जो आपके रूम का जो एज होगा। और आपके सामने फेस के सामने जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है हॉरिजॉन्टल, दैट इज योर वाई एक्सिस। और जो एक ऊपर जा रहा होगा ऊपर की तरफ आप अपने रूम में देखोगे, दैट इज योर जेड एक्सिस। सभी को ही बोलो, पहले आप अपने रूम में एक्स वाई और जेड एक्सिस समझ गए, ओरिजिन आपने लोकेट कर लिया कि आपके रूम में कहाँ पर है। अब ध्यान दो जरा, पहले इसको तो रिड्यूस कर लो ना। x बाई एम बाई पी बनेगा, ये रिड्यूस करके, प्लस m को इस साइड लेते आ रहे हैं क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें y करना है। y m बाई क्यू बनेगा और इधर बनेगा z m बाई आर, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1। अब ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म में खास बात क्या है कि यहाँ पर 3 है, 3 इंटरसेप्ट है। 3 इंटरसेप्ट है, इसका मतलब ये है कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है? m बाई पी। तो इसके लिए y 0 होगा, z 0 होगा। समझ में आ रही है बात? जैसे हमने फर्स्ट सेम वाला क्वेश्चन किया था तो ये m बाई पी और 0 था, ये 0 और m बाई क्यू था y इंटरसेप्ट पे। तो जब हम x इंटरसेप्ट की बात करेंगे, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है और ये z इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट इज m बाई पी 0 0, तो y इंटरसेप्ट कितना होगा बताओ? 0 m बाई क्यू एंड 0। आपने 11th 12th में भी 3D पढ़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और ये ऊपर में जो है मान लो ये z है, 0 0 m बाई आर। अब आप तीनों को ज्वाइन कर दो, तीनों पॉइंट को, तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेन मिल रहा है। आप अपने रूम में देखोगे तो आप जहाँ बैठे हो यहाँ से यहाँ तक आप ग्राउंड पे एक ले लिए लाइन, लेकिन अब ये लाइन जा करके जेड एक्सिस पे भी टच कर रही है। तो ये एक ट्रायंगुलर प्लेन है। देखो येलो से जो शेड कर रहे हैं, एक प्लाईवुड का स्ट्रक्चर या एक पेपर का आप ट्रायंगल कट कर दो और उसका एक एज टच करा दो जेड एक्सिस के साथ, एक एक्स एक्सिस के साथ, एक वाई एक्सिस के साथ, और उसको लैंड करा दो। वैसा ही कुछ ये बजट प्लेन दिख रहा है। समझ में आ रही बात? इट्स नॉट अ ट्रेपीजियम, ये एक प्लेन है, प्लेन है। समझ में आ रही है बात? दिस इज योर बजट प्लेन। अब इस बजट प्लेन के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारा हम लोग जो है ना कॉम्बिनेशन वो परचेज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू होगी। इसके बाहर में जो होगा नहीं परचेज कर सकते, इसके बाहर में जो है नहीं परचेज कर सकते।
ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ बजट चला जा रहा है। नो, उतना है ही नहीं हमारे पास मनी। अगर हम सरकमफेरेंस पे हैं, सरकमफेरेंस बोले तो बाउंड्री पे है, तो चलो चलेगा, यहाँ पे सेविंग क्या हो जाएगा, 0। और अगर अंदर का पॉइंट है तो सेविंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। बाहर का पॉइंट है तो पॉसिबल ही नहीं है, सेविंग की क्या बात करें, परचेज ही नहीं कर सकते। पहले बात बोलो, ये समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। बजट प्लेन है ये, तो बजट प्लेन भी समझ गए आप कि ट्रायंगुलर प्लेन है जिसका एक वर्टेक्स जेड एक्सिस पे जाकर के टच कर रहा है, कितने हाइट पे, m/r हाइट पे। एक्स एक्सिस का जो हाइट है, लेंथ है, वो m/p है, वाई एक्सिस का m/q है। तीनों पॉइंट पे अगर आप एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स इमेजिन करो और उस ट्रायंगल को सेट कर दो, दैट ट्रायंगुलर प्लेन लाइक अ स्लाइडर, दैट इज योर बजट प्लेन। क्लियर बच्चे? किसी को कुछ पूछना है? तो ये सिर्फ आपके समझने के लिए कि बजट प्लेन क्या होता है और कोई पॉइंट आउट ऑफ बजट और इनसाइड द बजट का मतलब क्या होता है। मैंने अंदर का क्यों शेड किया, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू था। लेस देन का मतलब होता है अंडर द बजट, तो बजट के अंदर में है तो फिर हम इनसाइड वाला रीजन शेड करेंगे। क्लियर बच्चे? अब देखो, एक बढ़िया सा इक्वेशन है, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है कि नहीं भी दिया रहेगा तो भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। कोई बता सकता है कि जेड का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? दिमाग लगाओ। ठीक है, नॉन नेगेटिव बोलते हैं हम लोग, क्योंकि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। वाई स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब आप जिस रूम में बैठे हो उसका ग्राउंड टच करके और ऊपर की तरफ कोई शेप बनेगा, नीचे वाले फ्लैट पे नहीं जाएगा। आपने पढ़े होंगे 8 ऑक्टेंट्स, नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 12 में हम आपको 3D में पढ़ाएंगे। 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। एक तो जो रूम में आप बैठे हो दैट इज योर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट। एक इसके पीछे वाला रूम होगा, एक इसके लेफ्ट साइड में रूम होगा, एक इसके डायगोनल रूम होगा, और ऐसे ही 4 रूम आप नीचे वाले फ्लैट पे इमेजिन कर लो। तो टोटल 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं 3D में। तो राइट नाउ वी आर जस्ट इन फर्स्ट ऑक्टेंट। राइट नाउ वी आर जस्ट इन, कहाँ गया वो 3D वाला ग्राफ, यही तो है। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है जिसमें सब कुछ पॉजिटिव है, एक्स वाई और जेड। अब देखो जरा, यहाँ पर करना क्या है आपको कि जेड इज इक्वल टू 0, जरा सोचो तो जेड इज इक्वल टू 0 क्या होगा। अगर जेड इज इक्वल टू 0 करें तो इसका मतलब होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक सर्कल, लेकिन जिसका रेडियस 0 है, तो डेट इज ऑरिजिन। ये सिंपल सा ऑरिजिन एक पॉइंट हो गया। अगर जेड इज इक्वल टू 1 करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप कहोगे मैम आप जेड की वैल्यू क्यों पुट करें, क्योंकि ये लेवल कर्व है अलग अलग हाइट पे, और जनरली हम लोग जेड को ही हाइट मानते हैं, जेड को ही हाइट मानते हैं। आप किसी और को भी मान सकते हो, लेकिन जेड को हाइट मानोगे तो अंडर कंट्रोल सिचुएशन रहेगा। और बहुत ज़्यादा अगर आपको डीप नॉलेज है तो आप एक्स को भी हाइट मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। ऐसे जनरली जेड ही होता है। अब ये देखो ना, ये क्या है, ये कर्व क्या होगा बताओ? ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0, रेडियस 1। जेड इज इक्वल टू 2 कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देखो ना, सेंटर तो सेम है, रेडियस बढ़ गया, √2 हो गया, यहाँ पे 1 था। तो अब जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, जेड इज इक्वल टू 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी 2 का स्क्वायर। तो इस बार रेडियस कितना हो गया, 2। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इधर है एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस और इधर है जेड एक्सिस। अगर हम 3D में ग्राफ बनाना चाहें तो ये हो गया जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 0 बोले तो एक्स वाई प्लेन, फ्लोर, वहां पर ओरिजिन है, और जेड इज इक्वल टू 1 पे जा रहे हैं तो एक सर्कल मिला 1 रेडियस का। जेड इज इक्वल टू 2 पे गए तो √2 रेडियस का। जेड इज इक्वल टू 4 पे गए तो 2 रेडियस का। मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये एक कोन या फिर कप, अपवर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रही है बात? आप लिख दो, दिस इज जेड इज इक्वल टू 1, दिस इज जेड इज इक्वल टू 2, दिस इज जेड इज इक्वल टू 3।
तो ये हो गया हमारा 3D का ग्राफ। घबराए नहीं, आपको 3D का ग्राफ नहीं बनाना। आपको एग्जाम में क्या करना है कि z इज इक्वल टू 0 यहाँ था, z इज इक्वल टू 0, फिर z इज इक्वल टू 1 पे ये बना देना है रेडियस 1 वाला, फिर z इज इक्वल टू 2 पे रेडियस √2 वाला बना देना है, z इज इक्वल टू 2, फिर z इज इक्वल टू 4 पे 2 रेडियस वाला बना देना है। यहाँ पे आपको लोकेट करना है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और ये समझने वाले पे छोड़ दो, उनको नॉलेज होगी तो वो समझ लेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, नहीं √2, एंड दिस इज एग्जैक्टली 2, रेडियस 2। तो वो समझ जाएंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ना, एक पॉइंट से लेवल पे एक पॉइंट, उसके ऊपर क्या एक छोटा सा सर्कल, उसके ऊपर बड़ा सर्कल, उसके ऊपर बड़ा सर्कल, और उसके ऊपर बड़ा सर्कल। तो ये एक कोन टाइप, गमला टाइप आप मान लो, उस टाइप का फिगर बन रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये जो ग्राफ हमने बनाया लेवल कर्व, ये बनाया है सिर्फ 0, 1, 2 और 4 के लिए। 3 पे भी बना सकते थे, √3 आ जाता, कौन सी बड़ी बात है। तो एग्जाम में ना इंस्ट्रक्शन दिया होता है, आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि कितने के की वैल्यूज है, कभी 2, 3, 4, इससे ज़्यादा नहीं देते। जितना के दिया रहेगा उस पे जो आ रहा है वही आपको 2D ग्राफ में XY एक्सिस पे बना देना है बस। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये नहीं करना है आपको एग्जाम में, ये सिर्फ समझने के लिए है। समझ में आई बात? ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद से पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 3 - x - y, ये क्या है? तो ध्यान से देखो, ये क्या है अगर कोई पूछे तो आप बड़ी जल्दी इसको क्विकली डिसाइड कर सकते हो। x + y + z इज इक्वल टू 3 है। अगर हम x बाई √3 का स्क्वायर करें, y बाई √3 का स्क्वायर करें, z बाई √3 का स्क्वायर करें और इज इक्वल टू 1 कर दें, तो देखो जरा बच्चे, z इज इक्वल टू 3 - x - y, x + y + z इज इक्वल टू 3। तो x के नीचे √3 का स्क्वायर हो गया, y का भी चल रहा है चैप्टर 15, जो भी बच्चे लेट से ज्वाइन करें चैप्टर 15 चल रहा है, दिस इज आवर 3rd क्लास। लेवल कर्व टॉपिक चल रहा है। x बाई √3 का स्क्वायर, y बाई √3 का स्क्वायर प्लस z बाई √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो देखते ही आपको आइडिया लग गया, अभी तो बजट प्लेन पढ़ाया था, दिस इज x इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज z इंटरसेप्ट। तो ये तो है एक प्लेन, ये है तो एक प्लेन। अब इसमें z की कितनी वैल्यू लेंगे, तो z ले लेंगे हम लोग -1 या -2, -1, 0, 1, 2। मैंने क्या कहा, अगर आपको z की वैल्यू मेंशन नहीं की गई है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो आप ये 5 वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, 5 वैल्यू लेना स्टैंडर्ड होता है। अगर आपके पास टाइम कम पड़ जाए तो खाली 3 भी लेकर के दिखला सकते हो, वैसे 5 लेना चाहिए। तो चलो देखते हैं, एक एक करके सारी वैल्यू पे निकालते हैं। z इज इक्वल टू सबसे पहले -2 पे क्या मिल रहा है हमें, तो हमें मिल रहा है -2, यहाँ डाल देना है। अच्छा ये देखो तो जरा, x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 - z ना। अगर x और y को इधर लेते हैं और z को उधर लेते जाए, तो z इज इक्वल टू -2 में क्या हो जाएगा, जैसे इसमें डालेंगे x + y इज इक्वल टू 3 - z, तो ये इक्वेशन आ जाएगा x + y इज इक्वल टू 3 - z, यानी कि 3 - -2। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, यानी x + y इज इक्वल टू 5। यानी ये एक ऐसी लाइन होगी जो 5 0 और 0 5 से पास करे, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट 5 आ गया, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन बनाएंगे हम लोग, z इज इक्वल टू -1, तो x + y इज इक्वल टू 3 -1। तो ये आ जाएगा बच्चे, x + y इज इक्वल टू 3 + 1 यानी कि 4। देखो इंटरसेप्ट घटता चला जा रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है। एक बार और करते हैं, z इज इक्वल टू 0, x + y इज इक्वल टू, यहाँ पुट कर रहे हैं हम लोग, बार बार बच्चे ध्यान से सुनो, इसी में पुट कर रहे हैं। तो z इज इक्वल टू 0 डालोगे तो x + y इज इक्वल टू 3 आ गया। इंटरसेप्ट और कम हो गया, सबसे पहला इंटरसेप्ट था 5, दूसरा इंटरसेप्ट था 4, तीसरा आ गया 3। अब z इज इक्वल टू 1 पे और भी घट रहा है क्या, x + y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, हाँ जी बच्चे, 3 - 1 2 और घट गया, z इज इक्वल टू 2, तो x + y इज इक्वल टू 3 में से 2 गया तो 1 और घट गया। तो भाई इंटरसेप्ट तो घटता चला जा रहा है, यानी ये लाइन कैसी बनेगी, ध्यान से सुनो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
तो पहली लाइन बनी ये, इस पे आप लिख दोगे z इज इक्वल टू -2 और ऑफ कोर्स लोकेट करोगे 1 2 3 4 5, दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। और भी होंगे लेकिन हमने जितना k लिया है उसके हिसाब से 5 ग्राफ बन रहे हैं तो पांचों को लोकेट करना है। होंगे तो इसमें इनफाइनाइट, जितना लोगे उतना पॉसिबल है। अब 4, तो सेकेंड वाली लाइन जो है वो 4 से पास कर रही है और ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है तो आप बेझिझक सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ नहीं डिक्लेयर किया है ना कि एक्स और वाई क्या है, कोई क्वांटिटी है, कोई प्राइस, ऐसा कुछ तो है नहीं। मैथमेटिक्स में तो फ्रीडम होता है। अब देखो 3 3 से पास कर रहा है, फिर 2 2 से पास कर रहा है, फिर 1 1 से पास कर रहा है, तो दिस इज जेड इज इक्वल टू क्या बताओ, 0, z इज इक्वल टू 1, दिस इज z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 डाल दोगे तो 3 - 3 0, तो वो हो जाएगा सिर्फ ओरिजिन पॉइंट। तो दिस इज फॉर z इज इक्वल टू 3। अब फिर z इज इक्वल टू, जब आप और ज़्यादा बढ़ जाओगे तो और ज़्यादा नेगेटिव इस साइड आने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, वैसे इतने के लिए ही पूछा था तो इतने के लिए बनाए हम लोग। तो ये है एक ट्रायंगुलर प्लेन, अगर आप इमेजिन करोगे तो एक्स और वाई एक्सिस पे बहुत दूर, और जैसे जैसे ऊपर चलते चले जा रहा है वो जा करके फिर कहाँ पे z इज इक्वल टू 3 पे जा करके वहाँ पे टच कर जा रहा है और उसको भी क्रॉस करके बाहर निकल रहा है, ठीक है, उसको भी क्रॉस करके बाहर निकल रहा है। समझ में आई बात? तो दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन। ये हो गया हमारा लेवल कर्व। एक और देख लेते हैं फिर और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। z इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सीधा सीधा आपको बताना, अगर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हुआ कि ये क्या है, 3D में क्या होगा, तो फटाफट बच्चे आपको ये करना है कि z स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर देना है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों नेगेटिव में है, एक साइड लेते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका आप सर्कल जैसा जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म बना दो, y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। कोई बता सकते हो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या होगा ये? अगर इसको हम ढक दें, सिर्फ इसको इसको देखो, जो येलो में मैंने शेड किया, तब तो बता दो क्या है ये, सिर्फ येलो वाले पार्ट को देखो तो सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल इसलिए है क्योंकि सर्कल को हम एक पेपर पे ड्रॉ कर देते हैं तो वो सर्कल हो जाता है, लेकिन अब जेड आ गया तो अब ये स्फेयर हो जाएगा, एक बॉल। ध्यान से सुनना, ये स्फेयर हो जाएगा, मतलब इसका सेंटर हो जाएगा 0 0 और ये एक स्फेयर हो जाएगा बॉल हर तरफ से। ये एक्स वाई का भी सर्कल हो गया और वाई जेड का भी सर्कल हो जाएगा, मतलब इस तरीके से इधर से भी सर्कल हो जाएगा और सबको ज्वाइन करोगे तो ये एक स्फेयर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? स्फेयर जो सेंटर से हर डायरेक्शन में एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में √3 लेंथ तक जा रहा है। तो इफ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, तो ये वाला पॉइंट बता सकते हो, ये वाला पॉइंट क्या लिखोगे? ये लिखोगे √3 0 0। ये वाला पॉइंट क्या लिखोगे? 0 √3 0। ये वाला पॉइंट क्या लिखोगे? 0 0 √3। समझ में आई बात? तो ये एक स्फीयर होगा, स्फीयर 3D में। अब 3D में तो स्फीयर होगा, अब आपको इसको कैसे लोकेट करना है? तो हमारे पास है z इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और हम लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा डिकोड कर लिया है। अब आप z की वैल्यू डालते चलो। एक बात तो क्लियर है कि z जो है वो -√3 से कहाँ तक जाएगा? +√3 तक ही जाएगा। लेकिन अगर आपने 3D का काम नहीं किया हुआ तब कैसे सोचोगे? ध्यान से सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आया था, आया था। अच्छा तो जेड की अच्छा इसको छोड़ दो, अभी यहाँ ध्यान दो, डोमेन वाला लॉजिक लगाना है कि रूट के अंदर में जो चीज़ है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान से सुनना, ये दोनों नेगेटिव है, लेस देन साइड पे चले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को होना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू 3, यानी √3 का स्क्वायर। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि ये सर्कल बनेगा कहाँ पर, एक्स वाई एक्सिस पे। तो ये जब सर्कल बनेगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ तक जा सकता है, मुझे बताओ। -√3 से +√3 तक। मैक्सिमम वाई कहाँ तक जा सकता है, -√3 से +√3 तक। बाउंड्री तो पता लग गया। अब z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये अंडर रूट लगा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर हम लोगों को इसका ग्राफ नहीं बनाना था, रेदर अंडर रूट वाले का ग्राफ बनाना था। तो अंडर रूट वाले का ग्राफ बनाना था तो ये एक हेमीस्फेयर होगा जिसका z क्या है बताओ, पॉजिटिव। समझ में आई बात। हेमीस्फेयर होगा, नेगेटिव तो z अलाउड ही नहीं है, इसलिए नीचे का आधा काट दो जो z नेगेटिव के लिए आ रहा था, ये वाला पोर्शन काट दो। यहाँ पे हर जगह z नेगेटिव था। समझ में आई बात। तो अब यहाँ भी हम लोग उसी तरीके से सोचेंगे, x और y की तो वैल्यू पता लग गई कि भाई x जो है वो -√3 से √3 में जाएगा और y भी -√3 से √3 में जाएगा। अब z की बारी आ रही है तो z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x और y अगर नेगेटिव, तो अब आप इमेजिन कर सकते हो। अब z इज इक्वल टू 1 डालो आप, 1 अलाउड है, हाँ जी, z 0 से यहाँ तक जाएगा। एक चीज और है कि z इज इक्वल टू है हमारे पास 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैक्सिमम z आप डिसाइड कर सकते हो कि मैक्सिमम z कहाँ तक जाएगा। मिनिमम z तो हमें पता लगे कि z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अंडर रूट है। घबराओ नहीं, अगर आपको लेवल का बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो इसके क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं पेपर में, ये डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। जैसे ये पिछला वाला क्वेश्चन था ना, इस टाइप का आता है, ये स्ट्रेट लाइन वाला था, दे दिया इक्वेशन और k की 2-3 वैल्यू दे दी और कहा कि आप बनाओ। बहुत ही सिंपल हो जाता है। ये क्वेश्चन दे दिया, k की 2-3 वैल्यू दे दी और कहा आप बनाओ लेवल कर्व। तो ये कौन नहीं बना सकता लेवल कर्व, सभी बच्चे बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, मैक्सिमम z कोई बताएगा बच्चे मुझे कैसे डिसाइड करेंगे। मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू के बारे में आप क्या डिसीजन ले सकते हो, ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा इसका तो कोई लिमिट है नहीं, लेकिन मिनिमम तो 0 हो सकता है। अब 3 में से अगर हम मिनिमम माइनस करेंगे तो z की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, बताओ जरा जरा मुझे। देखो z इज इक्वल टू 3 माइनस कुछ नॉन नेगेटिव वैल्यू है, अगर हम इसका मिनिमम डाल दें 0, अरे भाई आपके पास $3 थे, आपने मिनिमम खर्चा किया, तो आपका जो सेविंग होगा वो मैक्सिमम होगा या क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा ना, मैक्सिमम सेविंग होगा। तो मैक्सिमम z मिलेगा 3 माइनस 0 यानी कि 3। तो मैक्सिमम z जाएगा 3 तक, ठीक है। और ये सब कुछ अंडर रूट में है ना, रुक जाओ, तो मैक्सिमम इतना होगा, √3 तक जाएगा। तो अब क्लियर हो गया कि z हमें क्या क्या लेना है। ये तो तब के लिए बता रहे हैं ना, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, जब z हमें एग्जाम में ना गिवन हो तो हम z कैसे डिसाइड करेंगे। लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, हर बार z लिखा हुआ आता ही है। तो z हमें पता लग गया कि z जो है वो 0 से कहाँ तक लेना है, √3 तक ही लेना। √3 से ऊपर लोगे तो फिर अनडिफाइंड आ जाएगा। तो z एक बार 0 लेकर के देखो। अब z का जब लिमिट पता लग गया तो अब तो अच्छी बात है ना, z इज इक्वल टू 0 ले लो, z इज इक्वल टू 1 ले लो, z इज इक्वल टू लास्ट वैल्यू ले लो +√3। हमारा इक्वेशन क्या था, z इज इक्वल टू √3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें अगर z इज इक्वल टू 0 डालोगे तो ये चीज़ आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 यानी √3 का स्क्वायर। अब z इज इक्वल टू 1 डालोगे तो सॉल्व करो ना, 1 इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर दे, हाँ जी स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2, इधर क्या आ गया √3,
3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब √3 है, इधर भी √3 स्क्वायर कर दो तो 3 इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये 3 कैंसिल और ये आगे बस एक पॉइंट बन करके रह गया, ये इज इक्वल टू 0। अब देखो जरा इसका ग्राफ बनाए, एक्स वाई जेड। जेड इज इक्वल टू 0 बोले तो एक्स वाई प्लेन पे बात कर रहे हैं। वहां पर सबसे बड़ा सर्कल मिल रहा है, रेडियस √3 है, तो सबसे बड़ा सर्कल √3 वाला बना दिए। अब जेड इज इक्वल टू 1 पे गए, जेड इज इक्वल टू 1 पे गए तो उससे छोटा, थोड़ा सा छोटा, ये √3 रेडियस का था। √3 इज 1 पॉइंट कितना है 732 और √2 कितना होता है 1.414, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये √2 है। और फिर जब √3 पे पहुंच गए तो बस एक पॉइंट हो गया। अब इनको ज्वाइन कर दो ना, बन गया हेमिस्फेयर। तो अब आपको क्या करना है कि 3D का ग्राफ ना बना करके सिर्फ 2D का बनाना है, बस सिर्फ 2D का बनाना है। तो सबसे बड़ा जो है वो z इज इक्वल टू 0 पे बन रहा है, तो सबसे बड़ा आप √3 वाला बना दोगे, z इज इक्वल टू 0 लिख दोगे और यहाँ पे √3 लिख दोगे। फिर z इज इक्वल टू कितना √2 लिख दोगे, दिस इज फॉर z इज इक्वल टू 1। और ये हो गया ओरिजिन z इज इक्वल टू √3 पे। समझ में आ गई बात? कितना ईजी है देखो। वो तो समझाने के लिए हम लोग ये ग्राफ इस तरीके से बना करके शो कर रहे हैं, फिर ये ग्राफ भी शो कर रहे हैं कि स्फीयर है, लॉजिकली बढ़े तो जेड पॉजिटिव होगा तो अपर वाला पार्ट लेंगे। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में तो बस आपको ये वाला 3 जेड दिया रहेगा, तीनों को सॉल्व करके और ये 3 लेवल कर्व बना देना है। लेवल कर्व में बस बात ये याद रखना है कि हर लेवल कर्व को आप लोकेट करोगे जेड इज इक्वल टू से। समझ में आई बात बच्चे? हेलो, समझ में आया सभी को लेवल कर्व? तो ये था हमारा लेवल कर्व। लेवल कर्व के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, वो आप असाइनमेंट में देखोगे ना तो वहाँ करा रखा है। अभी तो सीधा सीधा हमने स्ट्रेट वे लेवल कर्व का किया है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक और आता है कि क्या ये लेवल कर्व का पार्ट होगा या नहीं। तो वैसे टाइप के भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर करेंगे लेवल कर्व का रिवीजन के तौर पे, एक क्वेश्चन अलग टाइप का करवाएंगे। आज नहीं करवा रहे, आप लोग लेवल कर्व रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में तो फिर करवाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव का। पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है, पार्शियल का मतलब क्या होता है, अगर कोई टीचर किसी टीचर का कोई फेवरेट स्टूडेंट होता है, स्कूल में जनरली होता था सर आप पार्शियलिटी करते हो, सर आप पार्शियलिटी, आप उसको ज़्यादा मानते हो, आप उसको ज़्यादा फेवर करते हो, इसलिए उसको ज़्यादा मार्क्स दे देते हो। ये आरोप हर टीचर पे लगता है, बचपन में सारे बच्चे लगाते हैं। तो ये हो गया पार्शियल। तो वैसे ही यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब है कि अगर फंक्शन है एक्स वाई जेड का, अगर हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो एफ एक्स डैश लिखेंगे। जैसे पहले वाई डैश लिखते थे ना, तो पहले तो सिर्फ वाई एक्स का फंक्शन होता था, तो क्लियर होता था कि वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ही होगा फर्स्ट सेम तक। अब क्या है कि फंक्शन के राइट हैंड साइड पे बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, तो एफ एक्स डैश करेंगे तो उस टाइम में वाई और जेड आर कॉन्स्टेंट्स। जैसे कोई नंबर नहीं होता 5 2, वैसे मान लेना है वाई और जेड को। तो एफ एक्स डैश होता है डेल एफ बाई डेल एक्स, ऐसे लिखते हैं प्रॉपरली। तो डेल ऐसे लिखना चाहिए, आप अपने बुक में सिंबल देखना तो डेल ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन अब हम लोग इतना अगर सजाने लगे तब तो फिर हो गया। तो जल्दी जल्दी में हम लोग डेल ये वाला भी चलता है, सारे टीचर को पता है, टीचर की भी हैबिट ऐसी ही डेल लिखने की लगी हुई है। एफ एक्स डैश का मतलब है डेल एफ बाई डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। एफ वाई डैश का मतलब है डेल एफ बाई डेल वाई, और एफ जेड डैश अगर जेड हुआ तो डेल एफ बाई डेल जेड। ये सब कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। यानी ध्यान से सुनो, अगर जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हुआ तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फंक्शन इज ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो एफ एक्स डैश जिसको हम लोग बोलेंगे डेल एफ बाई डेल एक्स, फिर एफ वाई डैश जिसको बोलेंगे डेल एफ बाई डेल वाई।
इन दोनों को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। एक ही बार डिफरेंशिएशन किया ना हमने, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब अगर दोबारा करने का मन हुआ, सेकेंड ऑर्डर, पहले x किया था, दोबारा भी x कर रहे हैं तो डबल डैश लगा दिए। इसका मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है और दोनों बार x के ही रिस्पेक्ट में। इसको लिखते कैसे हैं? डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू। याद है आपको d2y बाई डी एक्स टू लिखते थे 11th-12th में भी और फर्स्ट सेम में भी, तो वैसा ही कुछ है, डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू। अब है एफ वाई वाई, इसको बोलेंगे डेल टू एफ बाई डेल वाई टू। और पहले y और दोबारा y, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कि पहले हमने y किया था और सेकेंड राउंड में x का कर दिया, ये भी होता है। इसको क्रॉस बोलते हैं, मतलब पहले y किया था तो इस बार x करना है। लिखते कैसे हैं? डेल टू एफ बाई डेल वाई डेल एक्स, या फिर एफ वाई एक्स लिखते हैं। देखो जो क्लोज है वो पहले हुआ होगा, यहाँ y पहले हुआ बाद में x हुआ, पहले y बाद में x। और जब एफ वाई एक्स लिखते हैं तो जो f के क्लोज होता है वो फर्स्ट राउंड और जो दूर होता है वो सेकेंड राउंड। नोटेशन अलग अलग, कहीं भी कोई भी नोटेशन यूज हो सकता है, घबराए नहीं। आज सिर्फ लिख लो, एक क्वेश्चन तो आज हम कराएंगे और इस पे प्रैक्टिस अच्छे से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप कहोगे कि मैम आपने सिर्फ y पे x किया, ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले बार में x, फर्स्ट राउंड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हो और दूसरे में y के रिस्पेक्ट में किया हो। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। इसको हम लोग जानते हैं डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई भी लिख सकते हैं, या फिर एफ एक्स वाई सीधा बोल देते हैं। अभी तो चलो स्टार्टिंग है और इंट्रो दे रहे हैं तो डबल डैश भी लगा रहे हैं, आगे चल करके तो ये डबल डैश भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी अब सीधा सीधा नोटेशन अगर बोले तो आप लोग नोटेशन समझ चुके हो, पेन क्यों नहीं काम कर रहा है? जस्ट अ मिनट। नोटेशन अब आप लोग समझ चुके हो, तो यहाँ ध्यान दो। एफ एक्स एक्स सीधा लिखा हुआ मिलेगा तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ वाई वाई मिलेगा तो ये भी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ एक्स वाई मिलेगा तो पहले एक्स और दूसरा वाई, क्योंकि एक्स देखो ना एफ के क्लोज है। एफ वाई एक्स में फर्स्ट राउंड में वाई, दूसरे राउंड में एक्स, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पहले किसी को भी करो, बाद में किसी को भी करो, वैल्यू सेम आना है। इन दोनों की वैल्यू सेम ही आती है। और इन दोनों, ये दोनों को तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सेम वैल्यू आती है। इन दोनों को नाम जाना जाता है, इन दोनों को कहते हैं क्रॉस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्रॉस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। और इनको कहा जाता है सेम वाला, सेम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए कि क्या है ये सारी चीजें। एक एग्जाम्पल ले लो, z इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 25y प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसमें निकालते हैं z विथ रिस्पेक्ट टू x, जेड एक्स डैश। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सारे y को कांस्टेंट लिखना है बच्चे। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सारे y को क्या लिखना है? कांस्टेंट लिखना है, और सिर्फ x का डिफरेंशिएशन होगा। तो x क्यूब को x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान से सुनना, डेल बाय डेल x किस पे करेंगे? x क्यूब पे तो करेंगे। 2y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, डेल बाय डेल x 2y स्क्वायर, इसमें तो कहीं x है ही नहीं, इसमें y आ जाएगा बाहर, और डेल बाय डेल x किस पे लगेगा? x स्क्वायर पे लगेगा।
इसमें वाई स्क्वायर आ जाएगा बाहर। मैंने आपको पहले ही कहा था कि वाई वाली चीज़ें जो हैं वो एक्स के रिस्पेक्ट में जब कर रहे होगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा। वाई स्क्वायर आ गया बाहर डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर के साथ। अब 25y का क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में करेंगे 0 करेंगे क्योंकि इसमें कोई एक्स नहीं है। डेल बाई डेल एक्स 6x के साथ, और 7 का तो अभी ही कर दो 0 क्योंकि ये तो पता ही है। अब नेक्स्ट राउंड में कौन कौन सा 0 होगा, इसमें कोई भी x नहीं है तो ये होने जा रहा है 0, इसमें भी कोई x नहीं है तो ये होने जा रहा है 0, और बाकी सबका लिख दो। यानी एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 0 प्लस y मल्टीप्लाई रहेगा और 2x। अगर y है x के साथ तो y को कांस्टेंट जैसा बाहर में लिख दो, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा y स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 2x। 25y का क्या हो गया 0, 6x का क्या हो जाएगा बताओ 6x का 1, ये आ गया हमारा zx डैश। अब इसी तरीके से जब आप zy डैश करोगे, zy डैश करोगे तो x क्यूब का हो जाएगा 0, एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 0, डायरेक्ट कर दे बच्चे। एक्स क्यूब का हो जाएगा 0 और 2y स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताना, 2y स्क्वायर का 4y, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y तो ये हो जाएगा 4y, प्लस इसका जब करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो x स्क्वायर और y का हो जाएगा 1। यहाँ पर ये x स्क्वायर कांस्टेंट जैसा कॉपी हो जाएगा और y स्क्वायर का हो जाएगा कितना, सॉरी प्लस आ गया बीच में, जस्ट अ मिनट, एक्स स्क्वायर इंटू 2y। इधर करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में 25, 6x का हो जाएगा बच्चे 0 और प्लस 7 का भी हो जाएगा 0। ये हो गया zy डैश, ये हो गया zy डैश। तो ये समझ में आया आपको, zx डैश और zy डैश। अब हम लोग करेंगे zxx डबल डैश। तो ध्यान से, जब zxx डबल डैश करेंगे तो जो पहले से x का किया हुआ है ना उसको लिखेंगे। पहले से x का ये है सारा, तो इसको इस जगह पे डालेंगे। तो डेल बाई डेल एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2yx प्लस ये क्या था हमारा 2xy स्क्वायर प्लस 6। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 6x, और इसको करेंगे तो 2y, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चे तो 2y स्क्वायर कांस्टेंट और x का हो गया 1 और 6 का हो गया 0। समझ में आई बात zxx डबल डैश की। कोई बात नहीं, आज आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो नेक्स्ट क्लास में 3-4 क्वेश्चन कराएंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो का ये फ़ायदा है कि आप 2-3 राउंड देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। zy डबल डैश चाहिए हमें, zy डबल डैश। तो zy डैश बच्चे ये रहा। अब इसी को सेकेंड राउंड मतलब दोबारा फिर से y के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो डेल बाई डेल y zy डैश। अभी तो हम लोग पूरा लिख लिख के कर रहे हैं ना, जब हैबिट बन जाती है तो सीधा zx डैश फटाफट लिख देते थे, zy डैश इतना फॉर्मुलेटी नहीं करते। अभी तो सीख रहे हैं ना बच्चे, लर्निंग फेज है, आराम आराम से करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। डेल बाई डेल y, ये पूरी चीज को यहाँ कॉपी करो, ये पूरी चीज। तो 4y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 25। अब जरा देखो इसमें y है, हाँ जी, तो 4 आ गया। इसमें y है, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर उसके लिए कुछ नहीं है, वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो उसका हो जाएगा 0। अब इधर देखो y है, हाँ जी है, तो 2x स्क्वायर को कॉपी कर देना है बच्चे और y का हो जाएगा 1। इसमें y है, नहीं है, 0। क्लियर? अभी 2 और रहते हैं सेकेंड ऑर्डर, तो वेट करें आप लोग। अब हम लोग निकाल रहे हैं zxy डैश। तो इसमें बताओ कि फर्स्ट राउंड किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा। देखो ना किसके क्लोज है, z x के क्लोज है। इतना टाइम क्यों लगाते हो तुम लोग, तो zx डैश
और डेल बाई डेल वाई कर देंगे। तो जेड एक्स डैश की वैल्यू तो लिखो, यही रही ना सामने में, जेड एक्स डैश तो यही था, तो इसी को लिख देते हैं। लेकिन अब करना वाई के रिस्पेक्ट में है। 3x² प्लस 2yx प्लस 2xy² प्लस 6। जब आप y के रिस्पेक्ट में करोगे, यहाँ कोई y है? नो, 0 कर दो। यहाँ कोई y है? हाँ जी, बी केयरफुल। y का हो जाएगा 1 और x कॉपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। यहाँ कोई y है? हाँ जी है। 2x को कॉपी करोगे और y² का क्या हो जाएगा? 2y। तो 2x इंटू 2y और 6 का हो गया 0। समझ में आई बात? तो ये हो गया हमारा ZXY डबल डैश। अब एक और रहता है ZYX डबल डैश। इसमें पहले फर्स्ट राउंड किसके रिस्पेक्ट में हुआ होगा, कोई आइडिया? पहले हुआ होगा ZY डैश, हाँ, और दोबारा हम लोग कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। तो डेल बाई डेल एक्स लगा दो और ZY डैश की वैल्यू लाओ। तो ZY डैश के लिए ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ये रहा सामने में। ZY डैश के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये है पूरा ZY डैश। तो इसी को कॉपी कर देंगे। 4y प्लस x² प्लस 2x² y प्लस 25। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या यहाँ पे कोई x है? नहीं, तो 0 कर दो। यहाँ x है? हाँ जी है, तो 2x हो गया। यहाँ x है? हाँ जी है, तो 2y और x² का हो गया 2x, 25 का हो गया 0। तो देखो ZXX डबल डैश क्या आया था, ZYY डबल डैश क्या आया था, एक बार हमें लिखना है। ZXY डबल डैश क्या आया था, सॉरी 0 क्यों कर दिया मैंने, ये तो सामने में दिख रहा है, ये तो आप लिख ही दोगे। ZXY डबल डैश क्या आया था, 2x, बताओ, प्लस 4xy। ZYX डबल डैश क्या आया था, ये भी आया था 2x प्लस 4yx। ZXX डबल डैश और ZYY डबल डैश ये दोनों सेम नहीं होते हैं भी नहीं। 6x प्लस 2y प्लस 2y², 6x प्लस 2y प्लस 2y² और y वाला सेकेंड डेरिवेटिव क्या है, 4 प्लस 2x²। तो 4 प्लस 2x², जस्ट अ मिनट, 4 प्लस 2xy²। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों तो लिख दिया हमने, लेकिन आप नोटिस करोगे तो देयर इज समथिंग वेरी यूनिक थिंग कि 2x प्लस 4xy और यहाँ भी 2x प्लस 4xy। मैंने आपको कहा था कि ये दोनों क्रॉस वाले ना सेम होने वाले हैं। तो ZXY डबल डैश इज इक्वल टू ZYX डबल डैश। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये रूल है। इसको हम लोग बोलते हैं यंग्स एंड स्वर्स थ्योरम। यंग्स एंड स्वर्स थ्योरम। तो ये बात आप याद रख लें कि किसी भी फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में कब कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, किसके रिस्पेक्ट में कितनी बार कर रहे हो वो मैटर करता है। मतलब अगर मैंने x y x x z z लगा दिया तो देखो x के रिस्पेक्ट में 3 बार हुआ है, y के रिस्पेक्ट में 1 बार, z के रिस्पेक्ट में 2 बार। तो आप कब करते हो, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कितनी बार करते हो। y x x 3 बार है ना, x x, ये भी सेम होगा। एफ वाई जेड एक्स एक्स ये भी सेम होगा। मतलब बस काउंट करना है कि किसके रिस्पेक्ट में कितनी बार हुआ, ये सारे सेम ही होंगे। तो ये हर जगह लगना है। कुछ कुछ केसेस में नहीं होता, लेकिन वो केसेस आपके कोर्सेज से बाहर है। इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को वो नहीं पढ़ना, वो दूसरे कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपको जितने भी दिए जाएंगे ना वो सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन होंगे। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए लागू होता है कि सारे जितने भी क्रॉस वाले होते हैं ना वो सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आगे चल करके जब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं ना तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है कि ये तो चाहिए होता है तो ये निकालते हैं, ये निकालते हैं और ये निकालते हैं, क्योंकि इसको निकालने की जरूरत नहीं होती, ये इसके सेम होता है, लिख देते हैं, ये भी उतना ही होगा, नहीं निकालते हम लोग। समझ में आई बात? आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं कि आपको कितना याद रहता है सेम और क्रॉस वाला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये अगर अच्छे से नहीं आएगा ना तो अब आगे का आप सारा चीज़ भूल जाओ, 15, 16, 17, 18 सब भूल जाओ।
तो इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो आज हम होमवर्क में आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे करके आते हैं। चलो ज़्यादा नहीं, एक ही क्वेश्चन दे रहे हैं। z इज इक्वल टू 1/2 ln x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको शो करके आना है, देखना है, या चलो शो नहीं देते हम, आप शो दे देंगे तब तो आप लोग बता दोगे कि हाँ जी मैम हो गया। आपको इसकी वैल्यू निकाल करके लानी है, del 2 z बाई del x2 प्लस del 2 z बाई del y2 इज इक्वल टू वॉट। So today was class 3 ना, next will be class 4th. This is chapter 15. तो लिख लेते हैं कि 15 में स्टार्ट हमें कहाँ से करना है। एक क्वेश्चन जो मैंने बताया है कि थोड़ा घुमा करके आता है लेवल कर्व का, वो क्वेश्चन पहले करवाएंगे, क्वेश्चन ऑफ लेवल कर्व, ठीक है, जो थोड़ा उल्टा क्वेश्चन आता है, और फिर होमवर्क का क्वेश्चन कराएंगे। पहले ये दोनों काम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे। पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे प्रैक्टिस एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो तो खैर अपने आप आ जाएगा। प्रैक्टिस कराना है ऑन पार्शियल डेरिवेटिव्स। 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा नहीं, ताकि क्लास में प्रैक्टिस हो जाए, और फिर हम लोग अपनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे चलेंगे। ठीक है बच्चे, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय 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 बाय।